आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चलिए, एलओसी पर कुछ हुआ है। एलओसी हाई अलर्ट पे है। इंडियन आर्मी ने फायर ओपन किया है। मैं पहले खबर की बात करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप लेक्चर पूरा सुने, क्योंकि मैं आपको एलओसी के बारे में बताऊंगा। प्रॉब्लम क्या है एलओसी पर, कहां से शुरू हुआ ये सब, दो पार्ट में अभी इसी लेक्चर में दोनों पार्ट ऑब्वियसली मैं कवर करूंगा। पहले हम खबर को देख लेते हैं। खबर ये है कि भैया ड्रोन्स दिखे हैं। ये पाकिस्तान को लगता है कुछ जी मस्ती कुछ ज़्यादा ही सवार है कि ड्रोन्स भेज दिए हैं, है ना। ऐसा लगता है कि रात में खेल रहे हैं, ड्रोन चले गया तो इनको ऑपरेट करना नहीं आता है, इनको पता नहीं है कि फिर क्या होगा इनका। तो इन्होंने ड्रोन्स भेजे हैं कश्मीर, एलओसी, अलग अलग जगह पे जो बॉर्डर एरियाज हैं। अब दोस्तों जैसे ही ये हुआ, इंटरनेशनल बॉर्डर है एलओसी, भाई इंडियन आर्मी एकदम सतर्क। शाम को कल 6:30 बजे हुआ। बता दूं कि फ्राइडे को भी इनके ड्रोन्स आए थे और अच्छा खासा एम्यूनिशन बरामद हुआ था, ठीक है। तो ऑफिशियल्स ने बोला कि कम से कम 5 ड्रोन मूवमेंट जो हैं देवर ऑब्जर्व्ड इन फॉरवर्ड एरियाज। अब देखिए ड्रोन्स का मूवमेंट, अब जैसा कि मैंने बताया, अपाचे हेलीकॉप्टर पे भी मैंने परसों लेक्चर लिया, तो उसमें मैंने क्या बोला कि अब हेलीकॉप्टर क्या इररिलेवेंट होते जा रहे हैं। पता है क्यों? अगर आप उनको वॉर में तैनात करोगे, एक 50,000 का यूक्रेन का हेलीकॉप्टर ड्रोन, उसने करोड़ों के रशिया के हेलीकॉप्टर को मार गिराया। तो अब ड्रोन वॉरफेयर जो है ना, वो इवॉल्व हो रहा है। और ड्रोन से हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा कि काफी हमले हुए हैं। और ड्रोन्स जो है वो किस लिए यूज होता है? एक अटैकिंग ड्रोन्स होते हैं, एक तो ऐसे ही पूरा एरियल व्यू लेने के लिए होता है, एक भैया जैसे अमेरिका में तो ड्रोन जो है वो डिलीवरी कर देता है, तो ट्रांसपोर्ट के लिए भी ड्रोन होता है। अब हम सबको पता है कि भारत में ये गोल्डन क्रेसेंट का हिस्सा है, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और ये एरिया, इसकी बात नहीं होती है, बट कश्मीर इस समय ड्रग्स की चपेट में है। बहुत सारे युवक जो हैं, क्योंकि पाकिस्तान से ड्रग्स आते हैं, ये पाकिस्तान हो गया, पंजाब हो गया, इनफैक्ट राजस्थान हो गया, ये कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, यहां पे ड्रग्स, और कई लोग ड्रोन का सहारा लेते हैं। लेकिन अब इतनी ज्यादा चाक चौबंदी हो गई है कि आसान नहीं है। अगर जरा सा भी ड्रोन दिखता है तो खेल खत्म हो जाता है। सीआरपीएफ ने ड्रोन्स, भाई अभी 2-3 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की बात है कि सीआरपीएफ ने ये ड्रोन से इतने सारे ड्रग्स रिकवर किए। मतलब ये ड्रोन्स का यूज करते थे ड्रग्स को इधर से उधर ले जाने में। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीजें बिल्कुल बदल गई है और बहुत ज्यादा स्क्रूटनी होने लगी और सीधा फायर ओपन करते हैं। तो अब कौन कौन से गांव में देखा गया, चलिए हम देख लेते हैं। और बता दूं कि ये पहले आया और उसके बाद फिर ये पाकिस्तान वापस चला गया। पहले आया, ऐसे घूम रहा था। अब देखिए कई बार ऐसा होता है, जब आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में 10 मई को सीज फायर हुआ 3:30 बजे शाम को, उसके बाद भी रात के 8 बजे कश्मीर साइड में ड्रोन्स देखे गए। पाकिस्तान ने ड्रोन्स भेजे, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं भेजे। तो अब क्या है कि हो सकता है कि पूरा सिक्योरिटी का जायजा लेने की कोशिश हो कि देखे भैया कौन कौन है यहाँ पे, क्या क्या है, कैसे हमको भेजना है। क्योंकि कश्मीर में अभी मैंने लेक्चर लिया था ना कि 30 से 35 आतंकवादी एक्टिव हैं जिनको आर्मी ढूंढ ढूंढ कर मार रही है। तो हो सकता है उनको सपोर्ट देने के लिए अभी जैश के वही मसूद अजहर, उसका एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ है, उस पर मैं अलग से लेक्चर लूँगा, ठीक है, कि 1000 आतंकी हमारे पास तैयार हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, भेज दो, जन्नत में उनको हम पहले ही भेज देंगे। तो राजौरी सेक्टर में आर्मी जो है, जो नौशेरा सेक्टर, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में आर्मी ट्रूप्स जो है वो नौशेरा सेक्टर को गार्ड कर रही है, और उन्होंने फायर ओपन कर दिया शाम 6:35 पे। जैसे ही पहला ड्रोन दिखा मीडियम एंड लाइट मशीन गन से, सेम टाइम 6:35 पे, सेम टाइम खब्बर विलेज के पास जो तिराथ एरिया है वहां पे भी एक ड्रोन दिखा। अब यहां पे जो ऑफिसर्स बता रहे हैं कि ऐसे लाइट ब्लिंक हो रही थी, और अभी क्योंकि आपको पता है कि सर्दियों का समय है तो बहुत जल्दी जो है वो अंधेरा हो जाता है। पहाड़ों पे तो वैसे भी जल्दी अंधेरा हो जाता है, ठीक है, तो इसीलिए ये बेस्ट टाइम था। ऐसी साइटिंग से जो है वो सांबा डिस्ट्रिक्ट में भी हमको देखने को मिली, जब एक ड्रोन लाइक ऑब्जेक्ट जो है वैसे होवर कर रहा था चक बबराल विलेज जो रामगढ़ सेक्टर में है, वहां 7:15 बजे, यानी कि 1 से 1.5 घंटे तक पूरा ड्रोन साइटिंग हुई है अलग अलग जगह पे। पूंछ डिस्ट्रिक्ट में भी सिक्योरिटी पर्सनल बता रहे हैं कि तेन से टोपा की तरफ जा रहा था मानकोट सेक्टर में, और मानकोट सेक्टर में अच्छे खासे ट्रूप्स तैनात है। 6:25 मतलब शाम को 6:30 बजे के करीब। तो अब उसके बाद फिर सर्च ऑपरेशन चलाया, सबको अलर्ट किया जितने भी वहां पे ट्रूप्स थे, और उसके बाद फिर वापस वो पाकिस्तान चला गया। बता दें कि फ्राइडे नाइट को, जैसा कि मैंने बताया कि अभी ड्रोन से हथियार जो है वो भेजे गए थे, जिसमें 16 राउंड्स ऑफ एम्यूनिशन थे, 3 मैगजीन्स और 2 पिस्टल्स थे। तो हो सकता है कि क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग के लिए भी ड्रोन्स यूज हो रहे हो। आर्मी ने फायर ओपन किया लोगों, लेकिन दोस्तों क्या है ना कि हालात अच्छे नहीं हैं।
हमने देखा अभी 10-11 हुआ भारत में, और हमने देखा कि 0.5 फ्रंट एक्टिव है। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से आतंकवादी अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना आसान नहीं, भारत को देखना पड़ेगा चीज़ों को, और एलओसी इस समय अलर्ट पे है। अब हम थोड़ा सा एलओसी की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर हम एमएस ऑफिस सीखना चाहते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक विद द हेल्प ऑफ एआई, को पायलट, बेसिक से एडवांस, अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, अगर आप नौकरी में हैं, तो आप इस कोर्स को अवेल करिए, क्योंकि मात्र 400 रुपये का कोर्स है दोस्तों। अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं, 100 स्टूडेंट्स के लिए 400 का है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। हम थोड़ा सा एलओसी की बात कर लेते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, 1947 में, तो हम सबको पता है कि 4 रियासतें थी जहां, जो भारत में थोड़ा सा उनको यह था कि हमको आज़ाद होना है या पाकिस्तान के साथ जाना है। हैदराबाद उस समय भारत का सबसे अमीर और सबसे बड़ा प्रांत था, प्रोविंस था। तो हैदराबाद ने क्या किया कि हैदराबाद जो रियासत थी, जो प्रिंसली स्टेट था, उसके कुछ इरादे सही नहीं लगे। बोले कि हमको पाकिस्तान के साथ जाना है, तो ऑपरेशन पोलो लॉन्च हो गया। हालांकि वो बाद में लॉन्च हुआ था 1948 में। 4 दिन के अंदर हैदराबाद हमारे पास आ गया। जूनागढ़ में भी यही हुआ, पर जूनागढ़ में रेफरेंडम, भागे भैया जो मावत खान, सब कुछ ले ला के पाकिस्तान। 99% लोगों ने बोला कि हम तो भारत के साथ जाएंगे। त्रावणकोर के राजा के ऊपर बम फट गया, तो उन्होंने बोला भारत के साथ जाएंगे। लेकिन कश्मीर का जो इशू है वो थोड़ा सा अलग था। राजा हरि सिंह की इसमें आप चूक कहेंगे, क्योंकि वो आज़ाद रखना चाहते थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने तो हरि सिंह को ब्लैंक पेपर दे दिए थे कि आप साइन करिए, आप बताइए आपको जो चाहिए। बट आपको पता है कि यू कैन नॉट ट्रस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान का इतिहास जो रहा है, देखिए उस समय अगर राजा हरि सिंह पाकिस्तान के ऊपर भरोसा कर लेते तो आज तो जेल में होते वो, या मर गए होते, उसी समय मार दिया होता, क्योंकि पाकिस्तान ने यही किया। आप उस समय अपने आप को रख के देखिए। तो अब क्या होता है कि राजा हरि सिंह ने बोला कि नहीं भैया हम तो नहीं करेंगे, और 26 अक्टूबर 1947 आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पे जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके सेक्रेटरी महादेव देसाई, वो सब गए। और उसके बाद सॉरी, महादेव देसाई नहीं थे, आई एम रियली सॉरी। तो अब उन्होंने बोला कि आप साइन करिए, इस पर प्रॉब्लम हो जाएगी, वरना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन उन्होंने साइन किया, और उन्होंने भी ये भी बोला था कि अगर भैया कल को जो पाकिस्तान की सेना यहाँ पे आ जाए तो मुझे गोली मार देना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि भारतीय सेना पहले आ गई। और उसके बाद फर्स्ट कश्मीर वॉर जो है 1948 में शुरू हो गया। अब दोस्तों क्या हुआ ना कि जब ये वॉर शुरू होता है, दिमाग खराब हो गया। दिमाग कैसे खराब हो गया कि जनवरी तक ये खिंचा वॉर, भारत ने पाकिस्तान की सेना को पीछे खदेड़ दिया, बहुत पीछे तक खदेड़ दिया। लेकिन उसके बाद होता यह है कि जवाहरलाल नेहरू यूनाइटेड नेशन चले गए, और मामला वहीं का वहीं रह गया। UNCIP बनाई गई कि बाउंड्री को डिसाइड करेंगे, ठीक है। और तब जाके एक बाउंड्री का कि भाई ये डी फैक्टो बॉर्डर होगा। डी फैक्टो बॉर्डर क्या है? डी फैक्टो बॉर्डर मतलब होता है कि कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है कि दोनों देश जो है आप सब आपस में बैठ के देख रहे कि अच्छा ये बाउंड्री होगी। डी फैक्टो मतलब होता है कि जो कंट्रोल कर ले, यानी कि आर्मी जहां तक जिसकी है, जो जिस एरिया पे कंट्रोल कर रहा है वही बाउंड्री होगी। तो भारत की सेना जहां तक पहुंची है, जहां पे कंट्रोल, वही बाउंड्री होगी, और पाकिस्तान की सेना जहां तक पहुंची वही बाउंड्री होगी। तो आज तक ये डी फैक्टो बॉर्डर है। एक्चुअल में तो भैया गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो भारत का है। तो ये पहली बार ये सीज फायर लाइन, कराची एग्रीमेंट हुआ उसके बाद UNCIP के अंडर 1949 में, और पहली बार ये इतनी लंबी, लगभग 850 किलोमीटर लंबी जो है एक लाइन बनाएगी। फेंसिंग नहीं थी अभी यहां पे, याद रखिएगा, लाइन बनाएगी खाली कि ये लाइन होगी, और बस वो पोल्स लगा दिए गए कि ये आपका एरिया, ये हमारा एरिया। और कितने बेचारे भारतीय जो है, हमारे सरबजीत सिंह जो है, वो बेचारे गलती से जो है 1960s में उन्होंने थोड़ी सी चढ़ा ली थी, वो चले गए पाकिस्तान की तरफ, और उनको इतना टॉर्चर किया, वहीं मर गए वो। क्या करें? और बहुत सारे भारतीय जो गलती से क्रॉस कर गए थे। अगर फेंसिंग होती तो ऐसा नहीं होता। अब उसके बाद भाई, लेकिन कश्मीर ऐसे कैसे छोड़ दे? प्लेबीसाइट तो होना नहीं कभी। बोला कि जब प्लेबीसाइट होगा तो इंटरनेशनल बाउंड्री डिसाइड कर लेंगे, लेकिन उसमें पाकिस्तान की गलती है। पाकिस्तान ने ही कभी प्लेबीसाइट नहीं होने दिया। उसका पहले ही एक क्लॉज है कि पाकिस्तान अपनी सेना हटाएगा, क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान क्या करता है। अब उसके बाद 1965 में फिर से पहला ऑपरेशन गुलमर्ग था, फिर एक और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम जो इन्होंने लॉन्च किया, ठीक है। और जब इन्होंने ये लॉन्च किया ऑपरेशन गिब्राल्टर, जब इन्होंने लॉन्च किया तो फिर से इंडिया ने हराया। इंडिया लाहौर तक पहुंच गई, पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। लेकिन 1965 के बाद दोस्तों ना फेंसिंग शुरू हो गई, और 1971 में जब बांग्लादेश जो है उसको हमने आज़ादी दिलाई, तब 1972 के बाद शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ। 1/3 जो सेना है पाकिस्तान की हमारे पास थी,
और हमने उसको वापस कर दिया और तब जाके लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो एग्जिस्टेंस में आया 1972 शिमला एग्रीमेंट में, तब ये एलओसी बनी है प्रॉपर। इसका आखिरी पॉइंट NJ 84 शायद 8542 है, ठीक है, जो सियाचिन पे है, वो इसका एंड पॉइंट है। तो ये लंबी, ये पूरा आपके जम्मू कश्मीर को कवर करती है, ठीक है। अब वैसे तो भाई पाकिस्तान से बाउंड्री तो बहुत लंबी है बांग्लादेश के बाद हमारी, ठीक है। बांग्लादेश के बाद हमारी भाई 3500 किलोमीटर की जो पंजाब कवर करती है, गुजरात कवर करती है, राजस्थान कवर करती है, लेकिन कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लिए अलग एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। ओके, तो बड़ी लंबी सी लाइन हो गई है, फेंसिंग शुरू कर दिया, फिर फेंसिंग हो गई, लेकिन सीज फायर वायलेशंस होते रहे। 1984 में हमने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया, हमने सियाचिन को अपने कब्जे में लिया, बाना टॉप है ना, बाना सिंह ने मतलब तबाही मचा डाली, पूरा सियाचिन हमारे कब्जे में। अब 1999 में क्या हुआ, मतलब वक्त आगे बढ़ता गया, दिक्कतें होती गई, इन्फिल्ट्रेशन होते गए, लेकिन 1999 में जैश ए मोहम्मद का जो सरगना था मसूद अजहर, वो आज़ाद हो गया और उसने बना दिया जैश। ये 2000 में, 1999 में तो बना जैश, उससे पहले तो ये हिजबुल का था। हिजबुल से बहुत आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे, मैं इसकी बात करूंगा, दूसरे लेक्चर में करूंगा। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही जैश बना तो फिर इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो गए, मतलब एलओसी जो है वो एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन गई। आतंकवादी नए नए तरीके इजाद करने लगे कि कैसे उस पार जाए, तो टनल से लेकर इनडायरेक्टली जो है बहुत सारी चीजें जो है वो की गई, और फिर बहुत वायलेशंस हुए। 2003 में फिर सीज फायर एग्रीमेंट होता है, लेकिन दोस्तों से कोई मतलब नहीं हुआ, लगातार सीज फायर वायलेशंस होते रहे। 2020 में तो दोस्तों 5000 वायलेशंस हुए थे और 50 लोगों की जान गई थी। तब भारत ने बोला बेटा बहुत मारेंगे तुमको, और फिर उसके बाद पाकिस्तान टेबल पे आया और फरवरी 2021 में फाइनल एक एग्रीमेंट होता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 4 साल बाद, फरवरी 2021 के बाद सीज फायर वायलेशंस लगभग खत्म हो गए। पर 2025 में 2025 में क्या हुआ, पिछले साल पहलगांव हमला हो गया। अब पहलगांव हमले में शिमला एग्रीमेंट सस्पेंडेड, तो जिस शिमला एग्रीमेंट में एलओसी थी अब है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। भारत चाहे तो आज अभी इसी वक्त इसी पॉइंट पे पीओके ले सकता है, गिलगिट बाल्टिस्तान ले सकता है, ठीक है, अभी इसी वक्त, क्योंकि एलओसी एग्जिस्ट ही नहीं करती, शिमला एग्रीमेंट सस्पेंडेड है। तो ये हिसाब किताब है, बट वही मैंने बताया ये डी फैक्टो बॉर्डर है, यानी कि जो जहां तक कंट्रोल करता है। तो ये पूरी एलओसी की कहानी शॉर्ट में निपटाई, आई होप आपको समझ में आई होगी। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा अगर आप MS वर्ड MS ऑफिस सीखना चाहते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।